नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा खास शो जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल के बारे में, जंगी मोर्चे के बारे में, अमेरिका, चीन, ईरान, रूस की चाल के बारे में। सबसे पहले आज जिस खबर की बात करने वाले वो है अमेरिका और ईरान के टेंशन की। ईरान में घुसकर क्या अमेरिका फंस गया है और क्या ईरान ने अपने सुलेमानी तलवार को चलाने का फैसला कर लिया, यानी कि ईरान की मिसाइलें। जंग अब रणनीति और कूटनीति तक सीमित नहीं रह गई। यह साजिश और तबाही के उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। और वॉशिंगटन में ईरान पर एक तरफ जहां डबल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में ईरान बुन रहा है एक ऐसा अंडर वाटर डेथ ट्रैप जिसकी आहट ने न सिर्फ पेंटागन बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के होश को फाख्ता कर दिया है। यानी कि ईरान समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा रहा है। तो क्या अगली जंग जमीन या आसमान नहीं बल्कि समंदर के नीचे लड़ी जाएगी, क्योंकि इसी समंदर में मौजूद है अमेरिका के दो बड़े वॉरशिप, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज W.H. बुश। तो वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अगली खबर की, जिसमें पुतिन का चक्रव्यूह और जेलेंस्की चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन यह इशारा है जेलेंस्की के लिए कि जेलेंस्की या तो सरेंडर करो, नहीं तो युद्ध के मैदान में भिड़ो। वो मॉस्को जिसने जेलेंस्की को नाजी समर्थक कहकर खारिज किया था, अब खुद न्योता दे रहा है। पुतिन ने संदेश दिया है, आइए आमने सामने की बात करते हैं। यह शांति की पहल है या पुतिन की कोई नई रणनीति का हिस्सा? क्योंकि पुतिन चक्रव्यूह रचने में, बिसात बिछाने में और रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। वो KGB के एजेंट भी रह चुके हैं। इस खुली बातचीत को पुतिन की अगली चाल माना जा रहा है, जो कि जेलेंस्की के लिए किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं है। जेलेंस्की इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? क्या इस जंग में सीजफायर की दिशा में कोई अहम कदम दिखेगा, या फिर यह है एक कूटनीतिक चालबाजी? और बताएंगे आपको पुतिन के उस चक्रव्यूह के बारे में जिसमें फंसकर जेलेंस्की सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं। क्या है पुतिन का वो चक्रव्यूह जिससे निकल पाना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं है? और चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, जेलेंस्की की कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद बातचीत करेंगे फ्रांस और यूरोप की जुगलबंदी की। अमेरिका की धमकियों से घबराए यूरोपीय देशों ने बड़ा फैसला किया है। जर्मनी ने एक ऐसा फैसला किया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर होते हुए जर्मनी ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर दिया है। यह कदम यूरोप की सुरक्षा पर गहराते संकट का इशारा है और जर्मनी ने यह भी श्योर किया है कि वो फ्रांस को भी परमाणु बम बनाने में मदद देंगे, परमाणु बम की सप्लाई करेंगे। यानी जर्मनी पूरे यूरोप के लिए परमाणु कवर बनाने की बात कर रहा है। एक ऐसा सैन्य समूह जो अमेरिकी छतरी में नहीं होगा, लेकिन वो परमाणु ताकत से लैस होगा। आज यूरोप जानता है कि अगर यूरोप के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हुए तो दुनिया का कोई भी मुल्क उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क है, लेकिन आज तक अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर नॉर्थ कोरिया को टच कर सके या नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर सके। इसलिए यूरोप, जर्मनी ये समझते हैं कि परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाना और खुद को परमाणु हथियारों से लैस करना आज की तारीख में सुरक्षा की गारंटी है। बताएंगे आपको जर्मनी का प्लान क्या है। क्या जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले रिजीम में लौट रहा है? क्या हिटलर रिजीम में वापस जा रहा है जर्मनी? डिटेल से खबर आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के नए सियासी वार की।
अमेरिका ने एक एक करके तमाम मुल्कों को धमकाना शुरू कर दिया है। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगला नंबर क्यूबा का भी है। मकसद साफ है, क्यूबा को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कड़े निर्देश जारी किए हैं, जो भी क्यूबा की मदद करेगा उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। यहां तक कि क्यूबा की ऑयल सप्लाई को भी काट दिया गया है, बंद करने का फैसला किया अमेरिका ने। यह कदम लैटिन अमेरिका की राजनीति और आर्थिक हालात पर गहरा असर डालने वाला है। पूरी दुनिया इस नई टकराव की वजह से सियासी हलकों में उठापटक देख रही है। इस खबर को भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे, तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की तमाम खबरों को डिटेल से आपके सामने रखते हैं। खामनेई की तलवार सुलेमानी और डोनाल्ड ट्रंप का वार आसमानी, कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? अमेरिका डबल स्ट्राइक का प्लान बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान समंदर की लहरों के नीचे बारूदी जाल बुन रहा है, जिसे न केवल पेंटागन बल्कि ट्रंप के दिलो दिमाग पर खौफ है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कैसे अमेरिका ईरान की घेरेबंदी कर रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे ईरान ने कैसे कदम कदम पर अमेरिकी वॉरशिप के लिए, अमेरिकी सैनिकों के लिए, अमेरिका के दोस्तों के लिए मौत की बिसात बिछा रखी है। न सिर्फ जमीन पर, न सिर्फ मिसाइलों के जरिए, बल्कि समंदर के अंदर भी बारूदी सुरंग का जखीरा तैयार कर दिया ईरान ने। लेकिन पहले देखिए ईरान की घेरेबंदी। साउथ चाइना सी में डिपार्चर पॉइंट, यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप एक्टिव है। साउथ चाइना सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप एक्टिव है। यह डिपार्चर पॉइंट है, वहां से वॉरशिप्स मूव कर रहे हैं। जाना कहां है? यह है ईरान और यह पर्शियन गल्फ, और यह है होर्मुज स्ट्रेट, और यह है ओमान की खाड़ी, और यह अरेबियन सी, और यह है इंडियन ओशियन रोड। तो वहां से निकलकर साउथ चाइना सी से हाई स्पीड ट्रांजिट होते हुए इंडियन ओशियन रूट लेते हुए यहां नो हॉल्ट नो डिले है, और इससे यहां पर आगे बढ़ते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया है कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन में पर्शियन गल्फ में। आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर ईरान को सीधी चेतावनी दे रहा है अमेरिका की सरेंडर कर दो और खामनेई सत्ता छोड़ दो। लेकिन खामनेई मानने को तैयार नहीं है। ईरान के दरवाजे पर यूएस की वॉरशिप तैनात है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर दी है, तो दूसरी तरफ ईरान भी किसी समझौते के मूड में नहीं। ईरान एक बार फिर फारस की खाड़ी में अपने सैन्य शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान समंदर के अंदर भी बहुत बड़ी बारूदी चाल चल रहा है। अब जरा दुनिया के उस नब्ज वाले पॉइंट पर नजर डालिए जहां एक छोटी सी चूक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है, और इसी गर्दन पर ईरान की पकड़ है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं। एक तरफ ओमान की खाड़ी और दूसरी तरफ फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। यहां पर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लाया जा रहा है। इस येलो डॉट को ध्यान से देखिए, यह है येलो डॉट होर्मुज स्ट्रेट्स। अब ये जो खाड़ी देश इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खाड़ी देशों से निकलने वाला सारा ऑयल ये सीधे होर्मुज स्ट्रेट से होकर पूरी दुनिया में जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और अलग अलग देशों में। अगर इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसकी कोशिश ईरान की, और यहीं पर बारूदी सुरंगें ईरान बिछाने में लगा हुआ है, यानी यहां से गुजरे तो किसी भी वॉरशिप के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर फारस की खाड़ी में पहुंच गया है और यहां पर बारूदी सुरंग है, ईरान की नजर यहां पर है, तो हो सकता है यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां पर इस वक्त फंस चुका हो। अगर यहां से दुनिया का 20% तेल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का 20% ऑयल इस रीजन से निकलता है। यह है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के इस रीजन से शिप से होते हुए क्रूड ऑयल दुनिया भर के मार्केट में पहुंचता है, और मेन एग्जिट पॉइंट है ये होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज के इस पॉइंट को, जो चिकन नेक की तरह दिखता है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया तो यहां से खाड़ी देशों से निकलने वाला 20% ऑयल दुनिया भर में जाना बंद हो जाएगा, और इसके बाद तेल की बाजार में हाहाकार। अब जरा फुल स्क्रीन आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल ईरान अपनी सिक्योरिटी और अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। यह रहा पूरा मैप आपकी स्क्रीन पर।
पूरा खेल इसी एरिया में खेला जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ईरान, इराक सब यहां मौजूद हैं। कुवैत, बहरीन और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ही यह खाड़ी युद्ध हो सकता है। इन दोनों के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक पतला सा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के ऑयल के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और यहीं पर ईरान बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। दुनिया का करीब 20% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है। यानी अगर रास्ता बंद हुआ तो तेल बंद, तेल बंद तो व्यापार बंद, व्यापार बंद तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। और यही है ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान इस चोक पॉइंट में बारूदी सुरंग बिछा रहा है। मतलब यहां पर किसी भी बड़े से बड़े जहाज को डुबोने की तैयारी। और इसकी कहानी भी है 1988 में, यानी 90 के दशक में, जब रॉयल नेवी भी इन बारूदी सुरंगों से डरकर पीछे हो गई थी। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ईरान एक झटके में दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को चोक कर देगा। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश सबकी निगाहें इस 33 किलोमीटर के एरिया पर टिकी हुई हैं। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को अटैक की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान की रणनीति वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खतरा पैदा करती है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना अभी भी वेट एंड वॉच में है, वरना अमेरिका कभी भी घुसकर काम खत्म करके अभी तक वापस आ चुका होता। लेकिन अमेरिका के सामने दो चुनौती है, एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना और दूसरा बारूदी सुरंगों का मुकाबला करना। समंदर में बारूदी सुरंगों की आहट ने दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली ट्रंप की सेना की नींद उड़ा रखी है। जिस अमेरिकी फौज के नाम से दुनिया कांपती है, आज वही फौज समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों के आगे बढ़ नहीं पा रही। डोनाल्ड ट्रंप की सेना बेबस है और यहां पर ईरानी नौसेना का युद्ध अभ्यास लगातार जारी है। वो युद्ध अभ्यास के नाम पर कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यह कोई सोकॉल्ड युद्ध अभ्यास नहीं है। कोशिश यह कि तेजी से यहां बारूदी सुरंगें बिछाई जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास गतिविधि तेज कर दी जाए, नेवल माइंस बिछाने और लाइव फायर ड्रिल किया जा रहा है। चीन और रूस के साथ जॉइंट नौसेना अभ्यास भी किया जा रहा है। कह रहे हैं कि कम समय में बड़े क्षेत्र को ब्लॉक करने की तैयारी है। नौसेना की असीमित युद्ध रणनीति टेस्ट की जा रही है। वैश्विक तेल सप्लाई पर नजर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑयल मार्केट और अर्थव्यवस्था पर भी नजर है। ईरान का युद्ध अभ्यास जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए ऐसे दलील दी जा रही है, लेकिन कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा बारूदी सुरंग लगा दें। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। मैंने आपको बताया था अभी 1988 की कहानी, 90 के दशक की कहानी। सुनिए इस बार क्या हुआ था। ईरान इराक युद्ध के बाद से ही यह खतरा वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर मंडरा रहा है। उस समय ईरान ने वास्तव में शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिससे उन्हें ईरान की इस सैन्य क्षमता का सीधा अनुभव हुआ था। यानी कि तब की तत्कालीन रॉयल नेवी भी ईरानी नौसेना की इस ताकत से पीछे हट गई थी। ईरानी नौसेना की ताकत भी आप देख लीजिए, लगभग 18,000 सक्रिय सैनिक हैं। ये किसी बड़े युद्ध को तो नहीं जीत सकते, लेकिन मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं, ब्लू वाटर और लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, असिमेट्रिक और तटीय हमले को अंजाम दे सकते हैं। और ये अटैक बहुत फास्ट होंगे, जिसमें कि सैकड़ों नाव, स्वॉर्म अटैक टैक्टिक्स, इसके अलावा पनडुब्बी भी काफी सारे, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, शैलो वाटर में काफी प्रभावी मानी जाती हैं। शॉर्ट मीडियम रेंज की मिसाइल्स हैं जो तट से समुद्र तक हमला कर सकती हैं। नेवल माइंस हैं जो समंदर के अंदर बिछाए गए हैं, जिसे हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी लागत कम और इंपैक्ट बड़ा, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। इसके अलावा ड्रोन, आईएसआर से समुद्री निगरानी, टारगेट ट्रैकिंग, असिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत और बड़ी से बड़ी सेनाओं को चुनौती देने की ताकत अपने
गुरिल्ला वॉरफेयर से। ईरान की नौसेना बहुत बड़ी नहीं है। दुनिया की बड़ी नौसेनाओं के सामने ईरान आज भी पारंपरिक मोर्चे पर कमजोर ही दिखता है। लेकिन गलती यह होगी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि अगर इन्हें हल्के में लिया जाए, क्योंकि ईरान सीधी लड़ाई में नहीं उतरता, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में यकीन रखता है। और यहीं से शुरू होता है युद्ध का असली खेल। ईरान जानता है कि वो अमेरिका या पश्चिमी ताकतों से सीधी नौसैनिक जंग में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने चुना एक अलग रास्ता, असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असमान युद्ध रणनीति। तेज रफ्तार छोटी नावें, स्वॉर्म अटैक की रणनीति, समुद्र में बिछाए गए माइंस और अचानक किए जाने वाले हमले। यह ईरान की नौसेना की रणनीति की रीढ़ है। यहां कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कम ताकत में ज्यादा इंपैक्ट कैसे किया जा सकता है, यह एक चालाकी है, स्ट्रेटेजी है। और इसी रणनीति का असली चेहरा है आईआरजीसी की नौसेना। ईरान की रेगुलर नेवी से अलग आईआरजीसी नेवी ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जोखिम लेने वाली और ज्यादा राजनीतिक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो या फारस की खाड़ी, आईआरजीसी की नौसेना ने बार बार दिखाया है कि वो तनाव बढ़ने पर पीछे नहीं हटते। इस तनाव से फेस टू फेस करते हैं, इसे समझते हैं और उसके बाद उस तनाव को चैलेंज करते हैं। लेकिन इस युद्ध में ईरान और अमेरिका के युद्ध में एक और किरदार है। ईरान की स्ट्रैटेजी की वजह से अमेरिका अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसे पता है कि उसके बड़े बड़े वॉरशिप्स पर्शियन गल्फ में सिंक हो सकते हैं, डूब सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी है जिसने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। उस खिलाड़ी का नाम है शी जिनपिंग। चीन ने साफ साफ कह दिया, अगर ईरान को कोई आंख दिखाएगा तो उसका जवाब खड़ा होगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट का मसला बंदूक की नोक पर हल नहीं होगा। यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू सोंग ने सुरक्षा परिषद की खुली बहस में दुनिया को आगाह किया। उन्होंने 28 जनवरी को कहा कि मिलिट्री एक्शन से हालात बिगड़ेंगे, यह पूरे इलाके को गहरे संकट में धकेल देगा। चीन ने अमेरिका को इशारों इशारों में समझा दिया कि ताकत दिखाने से कोई समाधान नहीं निकलता और खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की संप्रभुता की वकालत की। इसके दो पहलू हैं। एक तो ईरान चीन का एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, दूसरा चीन का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। ये दोनों शोक हो सकता है अगर अमेरिका ने एक्शन लिया। इसलिए चीन के लिए ईरान जरूरी भी है और मजबूरी भी है। खेल को समझिए। चीन ने अपील की है कि सभी पक्ष शांति के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि आग में घी डालने का काम करें। चीन ने अमेरिका समेत सभी संबंधित पक्षों को सख्त नसीहत दी है। फू सोंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील पर ध्यान दें, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए काम करें, हालात को और जटिल बनाने वाले कदमों से बचें, क्षेत्रीय देशों की चिंताओं को गंभीरता से समझा जाए, लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास हों। चीन का मैसेज क्लियर है, जंग नहीं बातचीत, दबाव नहीं समाधान, वरना हालात हाथ से जा सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। चीनी प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि मिडिल ईस्ट की जनता की मर्जी के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ेगा। चीन अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो लोग हथियारों के बल पर हल निकालने की सोच रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि रास्ता पूरी तरीके से गलत है। अब चीन तो खुलकर आ गया साथ में, तो कौन कौन साथ हो गया? ईरान, चीन। अब देखिए ईरान के प्रॉक्सी वॉरियर्स। ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी है। ईरान समर्थित सबसे ताकतवर मिलिशिया है। इजराइल के खिलाफ फ्रंटलाइन पर सक्रिय है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बड़ी ताकत हिजबुल्लाह के साथ है। सीरिया में भी ईरानी हितों की रक्षा करता है। एक और प्रॉक्सी का नाम है हूती रिबल्स। ईरान का अहम प्रॉक्सी ग्रुप है। सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले रखता है। लाल सागर में शिपिंग्स पर, रूट्स पर हमले भी करता है और शिप्स पर भी हमले करता है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा इसके पास है। इसके साथ ही इराकी शिया मिलिशिया भी है। इजराइल के खिलाफ मोर्चा, ईरान की फॉरवर्ड सैन्य मौजूदगी, ईरान की रणनीति सीधे युद्ध से बचाव, प्रॉक्सी के जरिए दबाव और हमले, पूरे मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश।
ईरान की सिर्फ एक पॉलिसी आज की तारीख में। ईरान बार बार कह रहा है अगर हिम्मत है अमेरिका की तो अमेरिका हमला करे। ईरान जानता है कि इस इलाके में अगर जंग हुई तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी एक तरफ आसमान से हमले की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में खामोश तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि उस पल का है जब यह तनाव जंग में बदल जाएगा। ईरान अमेरिका टकराव अब चेतावनी नहीं, काउंटडाउन है, और इसी काउंटडाउन की वजह से दुनिया में बेचैनी है। और ईरान ने जिस तरह से अमेरिका की घेरेबंदी की है, चीन और अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर, उसे ऐसा लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला फारस की खाड़ी में घुसना, ओमान की खाड़ी में घुसना उनको भारी ना पड़ जाए और यहां से अमेरिका को यू टर्न न लेना पड़ जाए, यहां से अमेरिका को भागना ना पड़ जाए। इस पर हमारी नजर आएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और जंग की बात करते हैं जो पिछले 4 सालों से जारी है। 4 साल की जंग, लाखों लाशें और दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन की जंग आज भी जारी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर ताकत नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन अब क्रेमलिन से आया एक बहुत बड़ा मैसेज। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए मॉस्को के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या पुतिन वाकई शांति वार्ता चाहते हैं या कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, या फिर यह है पुतिन की कोई बहुत सोची समझी चाल? मॉस्को जहां से अब तक यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आदेश आते रहे, जहां की कुर्सी पर बैठा शख्स जेलेंस्की को नाजी समर्थक कहता रहा, अब सीधे संदेश भेजा गया है आमने सामने बैठकर बात। ना अमेरिका, ना नेटो, ना यूरोप, सिर्फ यूक्रेन और रूस, सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की। क्या यह युद्ध में फंसे जेलेंस्की की मजबूरी है? क्या जेलेंस्की उस देश में कदम रखेंगे जिसकी मिसाइलें आज भी कीव को खाक कर रही हैं? और क्या खत्म होगा रूस यूक्रेन युद्ध? सबसे बड़ा सवाल। और क्या पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की? क्योंकि आपको याद रखना होगा कि पुतिन न सिर्फ एक राष्ट्रपति हैं, वो एक सीक्रेट एजेंट भी रह चुके हैं जो कि बिसात बिछाने में माहिर माने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा मोड़ दिख रहा है। रूस ने जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया है। शांति वार्ता के लिए आधिकारिक आमंत्रण भेजा गया है। क्रेमलिन का दावा है कीव से अभी तक जवाब नहीं आया। अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत की कोशिशें तेज हुई हैं। मॉस्को बातचीत को तैयार है, रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है। लेकिन याद रखना होगा आपको, पिछले साल जेलेंस्की ने एक ऐसा ही प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अब जेलेंस्की दुनिया भर में कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पिछली बार कहा था हमले करने वाले देश में नहीं जाऊंगा, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन को कीव आने की चुनौती दी थी। तो क्या ये बातचीत शांति के मेज पर होने जा रही है या डील के टेबल पर? जमीन पर बारूद की बारिश। एक तरफ अमेरिका शांति का ढोल पीट रहा है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमलों से तबाही मचा रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पिछले हफ्ते रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच आबू धाबी में त्रिपक्षीय शांति वार्ता फेल हो गई। यह बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित शांति प्रयासों का हिस्सा थी, लेकिन शांति के इन बातों के बीच हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। बीते दिनों रूस ने यूक्रेन के दक्षिण जैपोरिजिया इलाके में ड्रोन से हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब शांति वार्ता की अगली तारीख तय की जा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस बड़े पैमाने पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी ड्रोन हमलों का लक्ष्य देश के बिजली ग्रिड को निशाना बनाना है। कीव का कहना है कि इस तरह के हमले शांति वार्ता की प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के मुताबिक रूस ने पिछले महीने यूक्रेन पर 6000 से अधिक ड्रोन हमले किए थे, जिसके चलते यूक्रेन को अपनी हवाई रक्षा रणनीति में बदलाव करना पड़ा था। यूक्रेन पर पुतिन का बेतहाशा और बेरहम हमला लगातार जारी है। ठंड की कड़कड़ाती सर्दी में भी रूसी सेनाएं बिना रुकावट के यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रही हैं। यह पुतिन का टेरर है। जेलेंस्की पर डबल अटैक से कोशिश
सरेंडर की है। अब आप देख लीजिए किस तरह से पिछले एक महीने में इंटेंसिव बमबारी की है रूस ने। राजधानी कीव पर भारी बमबारी, नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्टेशन हो, गैस स्टेशन हो। ठंड के मौसम में रॉकेट हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई। खार्किव में उत्तर पूर्वी का जो प्रमुख शहर है उस पर लगातार हवाई हमले और मिसाइल हमले किए गए। सड़क और आवासीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। सिटी सेंटर में विद्युतीय और जल आपूर्ति सेवा बाधित हो गई। डोनेस्क में संघर्ष का जो प्रमुख केंद्र है वहां भी बारूदी धमाकों से भारी तबाही हुई। कई औद्योगिक यूनिट को नुकसान हुआ। स्थानीय नागरिकों को काफी नुकसान हुआ। लुहांस्क में देख लीजिए, पूर्वी सीमा के नजदीक है, ठंड के बीच मिसाइल हमले की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे ट्रैफिक रूट बाधित हुआ, लोगों पर प्रेशर बढ़ा, लोगों को बिजली और गैस सप्लाई बंद हो गया। इस ठंड में बिजली और गैस सप्लाई बंद हो जाए तो आदमी मौसम के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। -20, -30 डिग्री टेंपरेचर इस वक्त यूक्रेन में। मारियोपोल की भी यही स्थिति है। बंदरगाह शहर पर घेरा कस दिया है पुतिन ने। लगातार मिसाइल और तोपखाने की आवाज गूंज रही है। हवाई हमलों से नागरिक हताहत हो रहे हैं। इजियम में रणनीतिक शहर है, यहां भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की तीव्रता में वृद्धि की गई है। सैन्य ठिकानों, सैन्य डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तापमान भी तेजी से गिरने लगा है। आने वाले दिनों में यह 0 से 24 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। पिछले कई हफ्ते से रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले किए हैं। तो क्या यह संयोग है? याद कीजिए जेलेंस्की का वो बयान जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि ठंड का मौसम आ रहा है और अगर सीज फायर नहीं हुआ तो यूक्रेन के लोगों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आसमान से बरसते मिसाइल और दूसरी तरफ माइनस में टेंपरेचर। 2022 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद से हर ठंड के दौर में रूस इसी रणनीति पर चलता है। बिजली घर, ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, गैस डिपो सब तबाह कर देता है। यानी पुतिन की स्ट्रैटेजी क्लियर है, ऐसा चक्रव्यूह बना दो जिससे कि जेलेंस्की बाहर ही ना निकल पाए। अबू धाबी में बातचीत हो रही है, वो चलती रहेगी। कूटनीति एक तरफ है, लेकिन पुतिन उस चक्रव्यूह को बुनने में हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे और अब जेलेंस्की के सामने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे जेलेंस्की चाह कर भी बाहर नहीं आ सकते। कैसे? आइए समझते हैं। कीव और खार्किव पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे वहां के घरों में हीटिंग सेवा बंद है, वाटर सर्विस बंद है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को साथ लिया पुतिन ने, जबकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सबसे करीबी थे। यूरोप को क्लियर मैसेज दिया कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस लड़ेगा। तो यूरोप भी पीछे हट गया पुतिन जेलेंस्की के साथ। तो ये जो चक्रव्यूह तैयार हुआ, इसके बीच रूस ने हमले बढ़ा दिए। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से हमले रूस ने बढ़ाए हैं। उसके बाद मैं आपको ये चक्रव्यूह पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब समझिए चक्रव्यूह की कहानी क्या है, जिसे बातचीत की टेबल का नाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ एक संगठित और खतरनाक चक्रव्यूह, जो सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि राजनीति, भू राजनीति खेल की बहुत बड़ी मिसाल है। ये चालें यूक्रेन को कमजोर करने के लिए, जेलेंस्की को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए और अमेरिका और यूरोप से जेलेंस्की को यूक्रेन को काटने के लिए तैयार किया गया। जैसे ही ठंड के मौसम ने यूक्रेन में दस्तक दी, रूस ने बेतहाशा हमले शुरू किए। मकसद था यूक्रेन की हिम्मत तोड़ना, जेलेंस्की को घुटनों पर लाना और वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देना, जिससे कि जैसे ही ठंड की मार पड़े यूक्रेन पर डबल अटैक शुरू हो जाए। क्योंकि ना बिजली है, ना गैस है, ऊपर से बेतहाशा ठंड।
ठंड में बिजली सप्लाई ठप करने से यूक्रेन के नागरिक दो तरफा मौत मरने को मजबूर होने लगे। एक तरफ माइनस में टेम्परेचर, ऊपर से मिसाइल और ड्रोन की बारिश। भारी तबाही का पुतिन का एक रणनीतिक हिस्सा था। तो एक तरफ डबल अटैक, उसके बाद इधर आइए यूक्रेन के सहयोगी देश, उससे यूक्रेन को अलग थलग करना। अमेरिका जो यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी था, उसे रूस ने राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर अपनी ओर मोड़ लिया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब और पैसा आपको नहीं दे सकते, आपके युद्ध को हम अमेरिका नहीं लड़ेगा, यानी कि हम नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन अमेरिका से भी कटा और इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर दिखा, यूक्रेन बैकफुट पर। फिर रूस ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूरोप से सीधे युद्ध की इच्छा तो नहीं रखता। हाँ, वो यूक्रेन से युद्ध जारी रखेगा। यूरोप को क्लियर मैसेज भेजा गया, अगर यूक्रेन के समर्थन में बढ़ेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। यह कोई आम बात नहीं थी, यह पुतिन की बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी, जिसमें यूरोप को यह मैसेज देना कि यूरोप से रूस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूक्रेन मामले में यूरोप टांग ना अड़ाए तो बेहतर है। अब यूक्रेन के साथ यूरोप की जो जुगलबंदी थी उसमें भी खटाई आ गई, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने कह दिया कि हमें यूक्रेन के लिए रूस से भी बात करनी चाहिए। यहीं पर फंस गए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अब हालत यह हो गई कि वो पुतिन के न्योते को स्वीकार करें तो भी सरेंडर, ना स्वीकार करें तो भी सरेंडर। इस घटनाक्रम को एक तरह से जियोपॉलिटिक्स में पुतिन का चक्रव्यूह माना गया, क्योंकि ये कदम ऐसे वक्त में उठाए गए जब अमेरिका युद्ध विराम की कोशिशों में तेजी से लगा और खुद डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर करवाने की दिशा में कई पहल करवाई। अब जब रूस ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को बुलाया है, तो इस खबर ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्रेमलिन की माने तो रूस अब सीधे बातचीत के जरिए समाधान निकालने के संकेत दे रहा है, क्योंकि रूस को भी पता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। यूक्रेन अलग थलग हो चुका है, ज़ेलेंस्की कट चुके हैं, उनके पास, यूक्रेन के पास, ज़ेलेंस्की के पास रूस के शर्तों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और इसी के साथ रूस ने यहां पर तीसरे देश की मध्यस्थता को भी सीधे दरकिनार कर दिया। पुतिन का प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच एक और मीटिंग होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने एक हफ्ते के लिए रूस को बमबारी रोकने के लिए मना लिया है। ट्रंप खुद को लगातार पीसमेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के दावों के बीच पुतिन का एक कदम अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर रहा है, अमेरिका को बैकफुट पर धकेल रहा है, जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ट्रंप बेगानी शादी में खुद दीवाना बन रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस बातचीत में हिस्सा लेना चाहते हैं, जबकि रूस ने क्लियर कर दिया है कि न्योता ज़ेलेंस्की को क्रेमलिन आना होगा और यहीं पर बैठकर बातचीत होगी। जाहिर सी बात है, यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर से ही पश्चिमी देशों के समर्थन पर निर्भर रहा, और आज जब अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियार, आर्थिक रूप से मदद और सैन्य समर्थन देने से पीछे हटने का फैसला किया है, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ठंड के मार की वजह से लोगों का प्रेशर भी ज़ेलेंस्की पर बढ़ रहा है। और ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अगर वो रूस जाकर सरेंडर करते हैं, बातचीत लॉक हो जाती है, तो उन पर यूक्रेन के अंदर युद्ध अपराध के आरोप लगेंगे। ज़ेलेंस्की बार बार कहते रहे यूक्रेन अपनी एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, लेकिन पुतिन ने सीधा न्योता देकर ज़ेलेंस्की को चेकमेट कर दिया है। पुतिन ने मैसेज दे दिया है, क्रेमलिन शांति का रास्ता चाहता है। ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन ने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति छोड़ी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, क्योंकि सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है, आंतरिक नीति भी फेल हो गई है, और इस बीच यूरोपीय संघ ने भी भारत से अपील कर दी है कि वो यूक्रेन युद्ध पर रूस से शांतिपूर्ण कदम उठाने की मांग करे।
वैश्विक राजनीतिक समीकरणों में उलझाव बढ़ता दिख रहा है, जिसके बाद जेलेंस्की के सामने अब एक ही रास्ता है। या तो वो युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए जेलेंस्की के पास ना तो साजो सामान है, ना हथियार है, ना साथी है, ना अमेरिका है, ना यूरोप है, और सामने खड़े हैं व्लादिमीर पुतिन, जो इस युद्ध को अगले 10 साल और लड़ सकते हैं। युद्ध अब लंबा खिंच नहीं सकता, क्योंकि पिछले 4 साल यूक्रेन अपने ही दम पर नहीं लड़ रहा था। इसके पीछे अमेरिका और यूरोप थे, जो अब जेलेंस्की का साथ छोड़ चुके हैं। यानी जेलेंस्की अपनी जिद की वजह से यूक्रेन को तबाही की कगार पर खड़ा कर चुके हैं। अब उनके पास सरेंडर या बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात उस परमाणु बहस की जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी, अमेरिका की नींद उड़ा दी और यूरोप के दुश्मनों की नींद उड़ा दी, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी। जर्मनी परमाणु हथियारों के रास्ते पर चलने का ऐलान कर चुका है। फ्रांस के साथ मिलकर यूरोप की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी दोबारा लिखी जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा नीति तो नहीं बदली थी, लेकिन रूस के बढ़ते आक्रामक रुख के ऊपर अमेरिका की अनिश्चित प्रतिबद्धताओं और सैंक्शंस और टैरिफ वॉर के बीच और अमेरिका के नेटो से पीछे हटने की धमकी के बीच यूरोप को यह डर सताने लगा कि यूरोप अब सुरक्षित नहीं है, और अमेरिका अगर पीछे हटा तो फिर यूरोप को इन्वेड किया जा सकता है, यूरोप पर हमला किया जा सकता है, रूस इसका फायदा ले सकता है। और इस सब की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से जनवरी 2025, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रिजीम में वापस लौटते हैं। अमेरिका में जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस आए, उन्होंने नेटो को लेकर धमकियां देनी शुरू की और सुरक्षा गारंटी पर बढ़ते संदेह ने पूरे यूरोप को अलर्ट कर दिया। इसी तनाव के बीच थोड़े दिन पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाएगा, और इसके लिए खाका खींच दिया गया है, फैसले ले लिए गए हैं, कदम उठा लिए गए हैं। इसके बाद बैक टू बैक चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक और ऐसा फैसला सुना दिया जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खींच सकता है। यूरोप के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला डेवलप करेगा जर्मनी। ट्रंप के सिक्योरिटी दाव को बेअसर करने के लिए अब जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर परमाणु रक्षा की नई बिसात बिछाने की तैयारी में है। यानी अब दुनिया में आपको कई गुट दिखेंगे। जहां अब तक वेस्ट में अमेरिका और यूरोप एक साथ हुआ करते थे, वहीं अब यूरोप की अलग धुरी होगी और अमेरिका की अलग धुरी होगी। यूरोप की अलग नीति होगी, अमेरिका की अलग नीति होगी। यूरोप की अपनी अलग सेना होगी, यूरोप की अपनी अलग सेना होगी। नेटो खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब तक अमेरिका है तभी तक यूरोप सेफ है। यह बात यूरोप को चुभ गई, और अब इस सिक्योरिटी ब्लैकमेल का जवाब देने के लिए जर्मनी ने बड़ा फैसला कर लिया है, जिसे माना जा रहा है कि जर्मनी अब यूरोपीय देशों को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मुहैया कराएगा। जर्मनी इसके लिए फ्रांस के साथ जुगलबंदी करने की प्लानिंग कर रहा है और न्यूक्लियर सिक्योरिटी डेवलप करने की कोशिश में है। यूरोपीय देश लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर निर्भर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उन्हें दोयम दर्जा का बताने की कोशिश की, इससे यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा धक्का लगा। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, रोज बदलती विदेश नीति, टैरिफ की धमकियों के बीच यूरोप का भरोसा टूट गया ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका उन देशों की रक्षा नहीं करेगा जो अपनी सुरक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते। ग्रीनलैंड खरीदने और उस पर कब्जाने की बात कहकर ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया। इस तरह की बयानबाजी ने, इस तरह की घटनाओं ने जर्मनी और यूरोपीय देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अमेरिका अलग हो गया तो फिर यूरोप को क्या होगा? यूरोप रूस जैसे देश से कैसे लड़ेगा?
पूरा यूरोप आज की तारीख में भी एक हो जाए तो रूस से लड़ना मुश्किल है। अमेरिका ने रूस को उसके भरोसे छोड़ दिया, बीच मझधार मिलाकर फंसा दिया। इसलिए जर्मनी ने बना लिया नया न्यूक्लियर प्लान। यह है फ्यूजन एक्शन वाला प्लान। जर्मन सरकार ने फ्यूजन एक्शन प्लान को मंजूरी दी। उद्देश्य जर्मनी को इस तकनीक में वैश्विक केंद्र बनाना। 2029 तक 2 अरब यूरो से भी अधिक, लगभग 18,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात जर्मनी ने कह दी। निवेश से फ्यूजन रिसर्च और पायलट प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नया रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। लेजर फ्यूजन के लिए अलग से 755 मिलियन यूरो का आवंटन किया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी अलग से फंड एलोकेट किए गए हैं। 2026 की पहली तिमाही तक विशेष फ्यूजन हब स्थापित किए जाएंगे। 2040 तक पहला चालू फ्यूजन रिएक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह तकनीक ज्यादा सुरक्षित, स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा देने वाली मानी जाती है। पारंपरिक परमाणु ऊर्जा से पूरी तरीके से विदाई। 15 अप्रैल 2023 को जर्मनी ने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बंद कर दिए। फोकस सिर्फ फ्यूजन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी प्लस परमाणु हथियारों पर है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें कई रणनीतिक और सैन्य नीतिगत फैसलों पर पहुंचना है, लेकिन फिलहाल अभी समय आया नहीं है। मर्ज ने यह भी साफ किया कि बातचीत अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग के विरोध में नहीं है, बल्कि यह यूरोप को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। जर्मनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगाए गए सख्त प्रतिबंध आज भी उसकी रणनीतिक ताकत पर लगाम कसते हैं। परमाणु हथियार विकसित करने पर पूरी तरीके से रोक है, जिसे जर्मनी सैन्य संतुलन में अमेरिका, रूस या चीन जैसी ताकतों से पीछे रह जाता है। और अब ये जर्मनी को कतई मंजूर नहीं है। जब अमेरिका कानून नहीं मान रहा, जब चीन कानून नहीं मान रहा, जब रूस कानून नहीं मान रहा, तो जर्मनी किस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे? कानूनी अड़चन क्या है जो जर्मनी पर सैंक्शन लगाए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में? क्योंकि उस समय हिटलर ने अकेले ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सबकी धनिया कर रखी थी। जर्मनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रीटी है, क्योंकि जर्मनी ने अगर वो ताकत वापस हासिल करी तो उस समय के देशों को लगा कि ये फिर से, अगर कोई हिटलर जैसा रिजीम जर्मनी में आया तो ये फिर से अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों के लिए खतरा साबित होंगे। तो क्या किया? समझौते किए और सैंक्शंस लगाए। सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल ट्रीटी 1990 का 4+2 समझौता, जो जर्मनी को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकता है। 1969 की एनपीटी संधि, नॉन पेरिफेरल ट्रीटी, जर्मनी के लिए न्यूक्लियर वेपन पर कानूनी पाबंदी। चांसलर मर्ज का कूटनीतिक संकेत, सीधे परमाणु हथियार बनाने से इनकार। साझेदार देशों के साथ जॉइंट सॉल्यूशन पर बातचीत संभव। यूरोपीय विकल्प पर फोकस, ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की 2 परमाणु शक्तियां, जर्मनी के लिए मुख्य रणनीतिक साझेदार। रणनीति साफ, खुद बम नहीं बनाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस के परमाणु हथियारों को यूरोपीय एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की सोच। फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी के सहयोगी और संसदीय रक्षा समिति के प्रमुख थॉमस रोवेकैम्प ने इस सोच को और हवा दी। उनका दावा है कि जर्मन की तकनीक ताकत यूरोपीय परमाणु हथियारों के विकास में झोंकी जा सकती है। एक इंटरव्यू में रोवेकैम्प ने साफ कहा कि जर्मनी के पास फिलहाल मिसाइलें या वॉरहेड्स ना हो, लेकिन उसकी तकनीकी क्षमता किसी भी संयुक्त यूरोपीय परमाणु पहल की रीढ़ बन सकती है। यह बयान न केवल जर्मनी की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है, बल्कि जर्मनी की उस सोच को भी सामने रखता है जो उसे अपनी सिक्योरिटी को लेकर है, खास करके अमेरिका के नेटो से पीछे हटने के बाद। ऑफिशियल अमेरिका भी नेटो से पीछे नहीं हटा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से बयान लगातार सामने आए हैं, उससे अमेरिका नेटो से निकलेगा इतना तय माना जा रहा है। और यही यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है।
इसलिए फेडरिक मर्ज का यह बयान बताता है कि यूरोप अब सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत गंभीर है, क्योंकि ट्रंप की अनिश्चित नीतियों ने जर्मनी को इस सोचने पर विवश किया, मजबूर किया कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप के पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या विकल्प बचेगा। ना खुद का परमाणु बम, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एक जॉइंट न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार करना ट्रंप के सिक्योरिटी दांव को बेदम करने का जर्मनी का नया प्लान हो सकता है। फिलहाल चर्चा है, लेकिन हकीकत में यह तब्दील भी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि बर्लिन अब वॉशिंगटन की धमकियों के आगे झुकने के बजाय नए विकल्प ढूंढ रहा है। और सिर्फ बर्लिन ही नहीं, यूरोप के कई देश। इसलिए यूरोप ने अमेरिका से बाहर निकलकर नए व्यापार साझेदार तलाशने शुरू कर दिए, जिसमें ईयू ने सबसे पहले भारत को चुना। तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अब क्या है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब अमेरिका के लिए क्या बचेगा इस दुनिया में, क्योंकि अमेरिका तो अपनी ही लाइन पर लगातार आगे बढ़ रहा है। जी हां, बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने एक और मुल्क ढूंढ लिया है हमला करने के लिए, जिससे लैटिन अमेरिका देशों की धड़कन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मकसद साफ है, क्यूबा को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाना, और यह भी कह दिया जो भी क्यूबा की मदद करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ सख्त कदम उठाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर उन देशों पर टैरिफ लगाने का आदेश दिया है जो क्यूबा को तेल सप्लाई करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और उसकी नीतियां अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। अमेरिका ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए गंभीर खतरा बताया। ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्यूबा के लिए, क्यूबा पर हमले को लेकर क्या कहा गया है वो, और आरोप क्या लगाए गए ये समझिए। अमेरिका के कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को अधिकार है कि वो क्यूबा पर सैंक्शंस लगा सकते हैं, तेल आपूर्तिकर्ताओं पर वो टैरिफ लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जिससे कई देश निशाने पर आ जाएंगे। आरोप यह है कि क्यूबा पर जो ये आरोप है वो आतंकवादी संस्थाओं को पनाह देने के आरोप है। संकेत यह है कि वेनेजुएला ने अपनी तेल आपूर्ति क्यूबा के लिए रोक दी है, खासकर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद। वैसे भी वेनेजुएला में अमेरिका का ही एक तरह से निजाम चल रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस ऑर्डर का सबसे बड़ा हथियार टैरिफ यानी आयात शुल्क होगा। अमेरिका उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है जो क्यूबा को तेल या ऊर्जा संसाधन सप्लाई करेंगे, चाहे वो सप्लाई सीधे हो या किसी तीसरे देश के रास्ते ही क्यों ना हो। अब क्यूबा से नाराज क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका कह रहा है कि क्यूबा की सरकार आतंकवादी संगठनों को पनाह देती है, हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों को सुरक्षित ठिकाने देती है। क्यूबा अपने यहां रूसी खुफिया ठिकानों को भी जगह देता है। ट्रंप इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। क्यूबा की सरकार राजनीतिक विरोधियों पर जुल्म करती है, क्यूबा को असाधारण और असामान्य खतरा मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए बयान से साफ कर दिया है कि अमेरिका कनाडा के व्यापक रिश्ते और व्यापारिक रिश्ते अब बहस का मुद्दा नहीं रहेंगे, बल्कि विवादों की आग में तब्दील हो सकते हैं। खासकर विमानन क्षेत्र में जो पहले से ही दोनों देशों के लिए संवेदनशील रहा है, वहां मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके साथ ही क्यूबा को लेकर ट्रंप की धमकी ने मैक्सिको के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे लैटिन अमेरिका में तनाव और बढ़ेगा। ट्रंप का ये आदेश दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन, व्यापार और कूटनीति दोनों में कड़े कदम उठाने को तैयार है और किसी भी मामले से वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो क्यूबा का मामला हो, चाहे वो मैक्सिको का मामला हो, चाहे वो कनाडा का मामला ही क्यों ना हो, और वो चाहे ईरान का मामला क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और उस कदम का असर वैश्विक रणनीति पर, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर पर, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।